सी इंटरमीडिएट ऑडिट में क्या ऐसे नेम ऐसे नंबर लिखने के नाम मिलते हैं? क्या क्लॉज नंबर कारों के रेफरेंस देने पे नाम मिलते हैं? कैसे आपकी आंसर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए? और लास्ट में मैं आपके साथ में कुछ चीट शीट भी शेयर करूँगा जो आप हर आंसर में कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो और मैं सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस करूँगा। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो पेपर राइटिंग टिप्स फॉर एग्जाम। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और बहुत लॉजिकल माइंड से सुनना। तुम शायद कुछ सुनते आए होगे, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ और शायद विश्वास करने में लगेगा कि यार सर हमने तो ये सुना था। बट बहुत लॉजिकल माइंड से सुनोगे तो तुम्हें शायद पता पड़ जाएगा। और मैं हवा में कुछ भी बातें नहीं करता, मेरे पास में चीज़ें पता होती है मेरे को, जस्ट मैं ओपनली नहीं बोलता हूँ इतना। ठीक है, अभी ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, है ना। अब नॉट रिक्वायर्ड पेपर राइटिंग टिप्स फॉर एग्जाम, नॉट रिक्वायर्ड। तुम्हें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ। पहले कीवर्ड्स हैज़ नो मार्क्स। कीवर्ड्स हैड नो मार्क्स की जगह मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइनिंग कीवर्ड हैज़ नो मार्क्स। सो कीवर्ड्स के तो मार्क्स होते ही ऑब्वियसली। अंडरलाइन कीवर्ड्स, अब बहुत सारे ज्ञान दिया जाता है कि आप कीवर्ड अंडरलाइन करके आना एग्जाम में। देखो लॉजिकली सोचो यार, आईसीआई इतना खतरनाक नहीं है कि वो देखेगा, वो अपने एग्जामिनर को बोलेगा देख 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 कॉपी चेकिंग में वो कीवर्ड हाईलाइट करा है कि उसने कीवर्ड हाईलाइट करा है कि अरे नहीं मिलते मार्क्स उसके, नहीं मिलते। तुम्हें मौका मिले कर देना अंडरलाइन, नहीं मिले मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। लिटरली बता रहा हूँ, जो तुम्हें कोई ये बोलता है ना कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके आना, भाई थैंक यू। ठीक है। देन कारों में क्लॉज नंबर लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते। मैं सीए इंटरमीडिएट लेवल की बातें कर रहा हूँ, फाइनल की बातें नहीं कर रहा हूँ। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे कारों के क्लॉज नंबर तुम मेंशन कर दोगे, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हम कारों के हर क्लॉज नंबर से रिलेटेड हेडिंग भी कराते हैं, वो हेडिंग भी एग्जाम में नहीं लिखनी होती। अल्टीमेटली कारों में नंबर कैसे मिलते हैं? आपके वो जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं ना, आपको वो ढंग से लिखने होते हैं। और आप जब कारों का रिवीजन करो ना, तो थोड़ा सा फोकस करते हुए करना कि हर पॉइंट में दो दो बातें निकल के आ रखी होती है। मतलब कारों की वो चार लाइनों में दो दो तीन तीन पॉइंट दे रखे होते हैं और आपको वो लिखने होते हैं, उसके नंबर मिलते हैं। तो ये कारों की क्लॉज नंबर जो आप याद करने की कोशिश करते हो, अभी सोच रहे हो कि सर लिखना है नहीं लिखना, नहीं लिखना, नंबर नहीं मिलते। ठीक है सर, ऐसे नेम ऐसे नंबर लिखने के नंबर मिलते हैं क्या? आंसर इज अगेन नो। यहाँ पे ऐसे नेम नंबर कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना कि नंबर नेम मिलते क्या। सी इंटरमीडिएट लेवल पे इसकी कोई मार्किंग नहीं होती है। मतलब ऐसे 530 से रिलेटेड क्वेश्चन है, सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तुम्हें कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे 530 सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक छोटी सी जगह बता देता हूँ जहाँ पे तुम चीज़ों को ध्यान रखोगे। जब अपन मॉडिफाई करते हैं ना ओपिनियन, तो आपको पता है ऐसे 705 का रेफर करते हैं। तो कभी कभी ऐसा आप ऐसे 705 की इंप्लीकेशन लिख दो, ऑडिट ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट ओपिनियन पे इंप्लीकेशन दिखेगा एज पर ऐसे 705, या ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करेगा, दैट इज फाइन, वो दोनों चलेगा। बट नॉर्मली आपको ऐसे नेम नंबर लिखने का जरूरत नहीं है। बस ऐसे बताओ क्या होता है एग्जाम में, एक ही चीज का रेलिवेंस होता है कि कभी कभी उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे 210 के हिसाब से बताओ, तो वो आपको बस पता होना चाहिए कि अच्छा 210 एंगेजमेंट लेटर के हिसाब से था, इतना पता होना चाहिए। बाकी ये लोड लेने की कहीं जरूरत नहीं कि नेम और नंबर के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ अलग चीजें बता रहा हूँ पर विश्वास करके चलना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ। इलॉजिकल चीजें कभी भी मैं नहीं बोलता। ये सबसे इलॉजिकल चीज जो तुम्हें बताई जाती है ना, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझेगा, नहीं लगाओगे तो फिर तो ठीक है करते रहना कीवर्ड्स को अंडरलाइन, बाकी कोई नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कहीं डिफाइन नहीं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो ठीक है अभी छोड़ो। रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड क्या है? तुमको लिखना है क्वालिटी आंसर। क्वांटिटी सर हम क्या तीन तीन चार चार पेजेस भर देंगे तो आईसीआई खुश हो जाएगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता आईसीआई को। तुम क्वालिटी आंसर लिखोगे नंबर मिलेगी। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक अटेम्प्ट में पूछा था एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। सुनना बात को ध्यान से, 8 पॉइंट या 9 पॉइंट आपकी बुक में दे रखे, 5 नंबर का क्वेश्चन था। मैंने जब बच्चों की कॉपीज मंगवाई, देखा कि भाई कैसे कैसे क्या, तो अगर किसी ने वहां पे 5 पॉइंट भी बिल्कुल सही लिखे हैं ना एडवांटेज ऑफ जॉइंट ऑडिट, उसको 5 में से 5 नंबर मिले थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के आपके एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के कितने सारे टॉपिक्स है, सब पॉइंट्स है, उसके भी चार चार पॉइंट है। अब वहां पे 4 नंबर के क्वेश्चन में वो आप 4 पॉइंट लिखते हो, आपको नंबर मिलते हैं, तो तुम ये मत सोचना सर ये आंसर तो हमारा आधे पेज में खत्म हो गया। अरे आधा पेज ही कंटेंट था उसका, वो तुमने लिखा नंबर मिलेगा। ठीक है। हाँ, अब एक और छोटी सी चीज बोलता हूँ। एक टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 12-13 बेनिफिट्स है उसके। एग्जाम में सपोज करिए क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है, आपने अगर रेलिवेंट 5-6 पॉइंट लिख दिए,
ठीक है नंबर मिल जाएगा, ये मत सोचना कि सब 12-13 पॉइंट ही लिखने हैं उसमें, नहीं ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, 7 पॉइंट्स है उसके, तुमने एग्जाम में 5 सही लिख दी ना, बिल्कुल तुम्हें 5 मिल जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 बिल्कुल सही लिख दिए 5 मिल जाएगी। तो इस चीज का ध्यान में रखना कि मतलब आईसीआई को क्या चाहिए, कि आईसीआई चाहते हैं कि बस तू सही लिख के दे दे मुझे, मैं तेरे को नंबर दे दूंगा। ठीक है हाँ। अब फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन तुम्हें हर एंडिंग में लिखना है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बातें कर लेता हूँ, सुन मेरी बात। क्वालिटी आंसर कैसे बनाना है, पहले हमेशा ध्यान रखना स्पेसिफिक पॉइंट जो तुम्हें याद है ना उसको लिख दो। फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक में 5 पॉइंट्स थे, तुम्हें 2 पॉइंट याद हो गए, 2 पॉइंट को लिख दो, 2 नंबर तुम्हारे सिक्योर हो गए। ठीक है 2 या 3 नंबर जो भी तुम्हें आता था तुमने लिख दिया। अब तुम्हें बाकी के पॉइंट्स याद नहीं आ रहे तो मैं बोलता हूँ जनरल पॉइंट लिखना। बट क्या होता है, अपन बीकॉम का जब पेपर देने जाते हैं तब तो कुछ भी लिख के आ जाते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, जनरल पॉइंट लिखते समय थोड़े से रेलिवेंट कीवर्ड्स को यूज करना। और ये रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या है, मैं तुम्हें अभी नीचे एक चीट शीट देके जा रहा हूँ। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हम कैसे क्लोजेस्ट पहुंच जाए और हमें एक एक नंबर मिलके थोड़े नंबर हमारे बढ़ जाए। मतलब वहां पे कुछ भी नहीं लिख रहे हो, सोच समझ के लिख रहे हो, स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखो, उसके बाद में जनरल पॉइंट लिखो, पर जनरल पॉइंट विद रेलिवेंट लॉजिक की, यार मैं कैसे नजदीक तक पहुंच जाऊं। और उसके बाद में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अब कंक्लूजन लिखने का तरीका क्या होता है, यू नीड टू शो योर कंक्लूजन इन 3 to 4 लाइन्स। ठीक है, तो फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन को एक साथ लिखा करो, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में इसका 1 नंबर होता है, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक है, क्या क्लियर है? ओके सर। देन मैं आपको कुछ चीट शीट दे रहा हूँ। चीट शीट देखो भाई, थोड़ा सा स्मार्टली यूज करना है, ऐसा नहीं है कि बस इसी को लिख के आ गए एग्जाम में। चीट शीट कैसे यूज करना है, जैसे सपोज करो स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 5 में कई कई ये यूज हो सकता है। ठीक है, तो सपोज करो तुमको कुछ याद ही नहीं आ रहा, या उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारे पास में टाइम बचा हुआ है, करे तो करे क्या। तो अब ऐसा तो नहीं है कि तुम 3 घंटे पहले उठ के आ जाओगे, बैठे रहोगे ना वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ और तुम इन कीवर्ड्स पे फोकस करो, नोट डाउन कर लेना। इन कीवर्ड्स को यूज करके अपना आंसर बनाने की कोशिश करना। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन की बातें कर रहा हूं मैं, वहां पे शायद ये कहीं ना कहीं यूज हो जाए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिर इसको यूज कर सकते हो। सर कौन कौन से कीवर्ड्स की बातें कर रहा हूँ, देख पहले तो तुम्हें पता है प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्या तुम उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बना सकते हो रेलिवेंट विद द फैक्ट ऑफ द केस? ठीक है, देख चीट कोड है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जनरल पॉइंट को कैसे आप लॉजिकली तक पहुंच सकते हो अपने एंड गोल तक। देन मटेरियलिटी, क्या मटेरियलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट बन सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये बहुत बार आपको पता है, ये बहुत जगह यूज होता है ये वर्ड्स। इंटरनल कंट्रोल, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी टेस्टिंग, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से लिंक करना, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, साइको ऑफ एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, बहुत सारे स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको डब्ल्यूआर लेनी चाहिए, ऐसे 560, ऐसे 570 में ये पॉइंट्स है। सैम्पलिंग से रिलेटेड क्या तुम कुछ कनेक्ट कर सकते हो, प्रोसीजर्स लाइक इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। देखो मैं आपको ये क्या बोल रहा हूँ, ये चीट शीट है जो तुम अपने दिमाग में रखना, कभी कुछ नहीं आए ना तो इसको यूज करना। ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है और तुम बस यही ये लिखे जा रहे हो, तो वो एग्जामिनर भी बोलेगा भाई तू क्या 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 कर रहा है तू यहाँ पे आके। ठीक है, तो वैसा मत करना। बट ये चीट शीट मैंने इसलिए दी है क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम ब्लैंक हो जाओ लिखते समय, मतलब कुछ आंसर में ब्लैंक और तुम सोच ही नहीं पा रहे हो कि सर अब लिखे क्या है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा। आपने बोला तो था कि जनरल पॉइंट लिखना कुछ अच्छा सोच समझ के, पर समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो तुम्हें थोड़े से ये चीट शीट भी दे देता हूँ, क्या पता तुम कुछ रेलिवेंट पॉइंटर्स वहां पे पहुंच सको। समझा क्या? देख पहले स्पेसिफिक आंसर लिखना है, उसके बाद में जनरल पॉइंट लिखना है विद रेलिवेंट कीवर्ड्स एज नियर एज पॉसिबल, जहां पे तुम पहुंच सको, और एक एक नंबर के लिए फाइट कर रहे हैं अपन। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। देन भाई पेपर अटेम्प्ट का कैसा रहेगा तुम्हारा? देखो पेपर अटेम्प्ट का मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूँ, स्टार्टिंग में आप 3 थियोरी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, जो भी आपके फेवरेट थियोरी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट एक जगह करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सपोज कर तुम्हें 3 पार्ट या 4 पार्ट जो भी आते हैं एग्जाम में, लेट से 3 पार्ट पकड़ ले, 2 पार्ट तुम्हें आते थे, तीसरा पार्ट नहीं आता था, तो वो तीसरी पार्ट की जगह वहीं पे छोड़ दे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना कि एक सारे के सारे पार्ट्स एक जगह हो गए। फिर एक और चीज का ध्यान रखना कि जब तुम क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तो वो सही लिखना। ऐसा ना हो कि तुम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो और उसकी जगह मार्किंग तुमने कर दी क्वेश्चन नंबर 2। वही नहीं करना, नहीं करना। मैंने देखी ऐसी शीटें जहाँ पे ऐसी भी गलतियां हुई है। अच्छा अभी और सुनो, यहाँ पे तुमने 3 क्वेश्चन कोई बेहतरीन जो भी तुम्हें आते थे वो अटेम्प्ट कर लिए,
ठीक है, उसके बाद में जंप करो एमसीक्यू पे। 3 थ्योरी के लिए टारगेट रखो, 1.5 घंटे में अपन को करना है। अगर चौथा थ्योरी का तुम्हें आता है, तुम थ्योरी एक और अटेम्प्ट करके फिर एमसीक्यू पे जंप कर सकते हो। ओवरऑल तुम्हें एमसीक्यू में 45 मिनट का टाइम देना है। 45 मिनट का तुम्हें टाइम देना है ढंग से। हाँ, जल्दी हो जाए तो बहुत बढ़िया, पर इतना टाइम अपन को लेके चलना है, क्योंकि 30 मार्क्स का यहाँ पे पेपर है। एंड देन फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो अपन को नहीं आता है एग्जाम में। वो बहुत सारे होते हैं, हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन होता है जो यार बोलते हैं अरे ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो वो अपन लास्ट के लिए छोड़ देंगे। पहले अपन अपने 3 थियरी के क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू और फिर रिमेनिंग क्वेश्चन देख लो ना, जो भी तुम्हारा पेपर बचा है वो रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ देख लो। ठीक है क्या? हाँ, अब एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बोल देता हूँ। क्वेश्चन सपोज कर, एआई वी आई आजकल बहुत चलने लग गया है, ठीक है? तो क्वेश्चन तुम्हें 8 6 6 लाइन का दिख रहा है, घबराना नहीं उस समय। मैं हमेशा तुम्हें प्रायोरिटी क्वेश्चंस कराते समय या क्लास के क्वेश्चंस कराते समय, राइटिंग प्रैक्टिस कराते समय तुम्हें एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ ले पहले। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तुमने जैसे ही पढ़ ली ना, तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा, अरे यार ये उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ऐसा कुछ बातें कर रहा है। उसके बाद में तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करते हुए चलनी है, ताकि तुम फाइनली आइडेंटिफाई कर लो कि किससे रिलेटेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ना कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ लो। गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो। रिक्वायरमेंट में अपना दिमाग चला, फिर पूरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया। दिस शुड बी योर क्लियर कट अप्रोच, ठीक है? हाँ, अच्छा, एक और छोटी सी चीज बोलता हूँ। एमसीक्यू में भी यही चीज करनी है तुम्हें। एमसीक्यू में पहले जस्ट एक एक दो मिनट जल्दी से एक बार देख लो यार, कौन सा क्वेश्चन पूछे हुए इन्होंने। ताकि क्या, जब तुम पूरी एमसीक्यू की केस स्टडी पढ़ोगे ना, तुम्हारा दिमाग उस हिसाब से चल जाएगा। ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस अगर आप ध्यान रखोगे, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो, एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका अगर आप एक एक चीज को फॉलो कर लोगे तो। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मैं ये आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूं, तो मैं चलो टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ भी आपके लिए शेयर कर देता हूँ। ठीक है? सो ऑल द बेस्ट गाइस, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड आई नो यू विल मेक इट। जस्ट अपने में कॉन्फिडेंस रखो। अभी लास्ट में ये मत सोचना कि समय को याद आएगा नहीं आएगा, भाई सब याद आएगा, क्योंकि अपन एक दिन पहले ही तो पढ़ रहे हैं, तो सब अपन को चीज़ें याद आएगी और तुम बढ़िया तरीके से करोगे। जैसे ही तुम्हें पेपर मिले, एक लंबी सांस लेना। ठीक है? शांति से, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करना। होता है पेपर देखने के बाद में, अरे ये कौन सा टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है, पर जैसे ही तुम लिखने बैठोगे ना, तुम्हें सारे पॉइंट्स याद आना स्टार्ट हो जाएंगे, बिलीव मी। ठीक है? ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड मेक मी प्राउड। थैंक यू सो मच।